हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमने लास्ट 3 वीडियोस में MZ001 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। हमने चैप्टर नंबर 8 तक भी डिस्कस कर लिया है। आज हमें चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करना है, जो कि आपका वॉल्यूम सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है। वॉल्यूम सेकेंड मीन्स आपका जो वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, मतलब एक बुक आपकी कंप्लीट हो गई है। दूसरी बुक से आज हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, वरना प्लेलिस्ट तो क्रिएट कर ही दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज अ सेल साइकिल, डिस्क्राइब इट्स वेरियस फेजेस। आपको पहले बताना है कि सेल साइकिल है क्या, और फिर उसमें जितने टाइप के फेजेस आते हैं वो सारे फेजेस को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। द सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ स्टेजेस दैट अ सेल गोज थ्रू टू ग्रो एंड डिवाइड। सेल साइकिल क्या है? एक सीरीज ऑफ स्टेजेस की तरह है जिसमें सेल डिवाइड होता है ग्रो करने के लिए। मतलब सेल डिवाइड हो रहा है, यहाँ से एक सेल 2 सेल में बदला, 4 में बदला, तो ये सारे फेजेस हैं उसके, कि वो डिवाइड होके ग्रो कर सके, बड़ा बन सके। तो इसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं। इट्स क्रूशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टिश्यू रिपेयरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सेल साइकिल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और टिश्यू रिपेयर करने के लिए। लेट्स ब्रेक डाउन इट्स वेरियस फेजेस। अब इसके कुछ जो डिफरेंट टाइप के फेजेस हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट अप वी हैव इंटरफेस। सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरफेस, विच इज द लार्जेस्ट फेज अकाउंटिंग फॉर अबाउट 90% ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, सबसे पहला फेस होता है हमारा इंटरफेस, जो कि सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट फेस होता है, और इसके अंदर 90% ऑफ सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेसेस, G1, S एंड G2। जो आपका इंटरफेस होता है वो सब डिवाइडेड होता है 3 फेसेस के अंदर, जो हमारा पहला है G1, S और G2। ठीक है, इन G1 और गैप 1 द सेल ग्रोज एंड सिंथेसाइजेस प्रोटीन नेसेसरी फॉर द DNA रेप्लिकेशन। जो आपका G1 फेज होता है, जिसको हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं, उसके अंदर जो सेल है आपका वो ग्रो करता है और सिंथेसाइज करता है डिफरेंट टाइप के आपके प्रोटीन्स को, जो भी आपके DNA रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स अ क्रूशियल चेक पॉइंट वेयर द सेल डिसाइड्स वेदर टू प्रोसीड विद डिवीजन। ये जो आपका जीवन फेज होता है, ये एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है, जहाँ पे सेल खुद को डिसाइड करता है कि उसको क्या प्रोसीड करना है, डिवीजन स्टार्ट करनी है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है आपका, द नेक्स्ट इज एस फेज वेयर DNA सिंथेसिस अकर। नेक्स्ट फेज होगा आपका एस फेज। एस फेज के अंदर, ऐसे ही नाम से आप समझ जाइए कि सिंथेसिस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, DNA का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। द सेल डुप्लीकेट्स its genetic material, ensuring that each daughter cells will receive an identical set of chromosomes. इस एस फेज के अंदर क्या होता है कि DNA सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है होना, और साथ ही साथ जो सेल डुप्लीकेट करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को, वो इंश्योर करता है कि हर एक सेल डॉटर सेल को आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिल सकें। ठीक है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम ना पहुंच जाए, और आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हर एक डॉटर सेल को मिल सके। फॉलोइंग दैट G2, नेक्स्ट आपका स्टेप आएगा G2, जिसको गैप 2 भी बोलते हैं। हेयर दिस सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर द माइटोसिस बाय प्रोड्यूसिंग मोर प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनल्स। G2 फेज में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो सेल है वो ग्रो करता रहता है, कंटिन्यू ग्रो करता है और प्रिपेयर करता है खुद को माइटोसिस डिवीजन के लिए, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और ऑर्गेनल्स को प्रोड्यूस करता है। इट्स ऑल्सो अंडरगो अनदर चेक पॉइंट टू कन्फर्म दैट एवरीथिंग इज रेडी फॉर द डिवीजन। यहाँ पे जो गैप 2 है, इसको दूसरा चेक पॉइंट भी हम बोल सकते हैं, जहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है सेल को कि वो डिवीजन के लिए रेडी है, अब और भी ज़्यादा डिवाइड कर सकता है। ठीक है, आफ्टर द इंटरफेज कम्स द एम फेज। जब इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है, इंटरफेज के ही वो 3 सब फेजेस थे, इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद एम फेज आता है हमारा, जिसको हम माइटोसिस भी बोलते हैं, वेयर द एक्चुअल डिवीजन अकर। जो माइटोसिस है आपका एम फेज, वहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होती है। द माइटोसिस इज फर्दर डिवाइड इनटू सेवरल स्टेजेस। जो आपकी माइटोसिस है वो सेवरल स्टेजेस के अंदर डिवाइड होती है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोफेज
प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल। सबसे पहला आता है माइटोसिस के अंदर प्रोफेज। प्रोफेज में जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। इन द मेटाफेज दे अलाइन एट द सेल इक्वेटर। नेक्स्ट फेज आता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स बने हैं वो सेल इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज है आपका एनाफेज। सीज दी सिस्टर क्रोमेटिड पुल्ड अपार्ट टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। जब आपका नेक्स्ट फेज आता है जो कि है आपका एनाफेज। एनाफेज के अंदर जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड बने हैं वो एक दूसरे को पुल अपार्ट करने लगते हैं, मतलब एक दूसरे के साइड मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड एक दूसरे को खींचने लगते हैं और सेल को पोल की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट फेज आता है टीलोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म अबाउट ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो आपका टीलोफेज है लास्ट फेज, इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो खुद को रिफॉर्म कर देती है हर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका माइटोसिस का हो गया। माइटोसिस के लिए अगर सेपरेटली आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही सारे फेजेस लिखने हैं, बट थोड़ा आप इसको इलेबोरेट करके लिखिएगा, मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। ठीक है, आफ्टर द माइटोसिस वी एंटर साइटोकिनेसिस। माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फेज आता है आपका साइटोकाइनेसिस, वेयर द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स रिजल्टिंग इनटू 2 डिस्टिंक्ट डॉटर सेल्स। ये लास्ट फेज होता है आपका साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे जो आपका साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है और 2 डिस्टिंक्ट डॉटर सेल्स को बनाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा सेल साइकिल था, जो भी आपके डिफरेंट फेजेस थे और उन फेजेस के अंदर क्या क्या होता है ये आपका आ सकता है। डायरेक्ट पूरी सेल साइकिल आए तो आपको ये लिखना है, अगर सिर्फ माइटोसिस के बारे में आए तो ये जितना पैराग्राफ ये बताया गया है टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मियोसिस डिवीजन इन द सेल साइकिल एंड मेंशन द फॉलोइंग इन द शॉर्ट नोट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो आपकी मियोसिस डिवीजन है उसके बारे में तो लिखना ही है, और साथ ही में जो आपको शॉर्ट नोट में इधर कुछ मेंशन किए गए हैं पॉइंट्स उसको इलैबोरेट करना है, मतलब उस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देकर बताना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ सेल शोज दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पहले आपको बताना है कि कौन से सेल्स हैं जो मियोसिस डिवीजन को शो करते हैं। मियोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्रूशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले आप मियोसिस को डिफाइन करेंगे कि मियोसिस सेल डिवीजन है कैसी। तो मियोसिस क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल डिवीजन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्रूशियल होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इट्स अकर इन जर्म सेल्स which are be precursor to the gametes, sperm and egg cell। ये जर्म सेल्स के बीच में होती है। जर्म सेल्स को हम प्रिकेसर सेल भी बोलते हैं गैमीट्स का, जो कि आपका स्पर्म और एग को मिलके रिप्रोडक्शन होता है, उसी के अंदर ये मियोसिस डिवीजन होती है। ठीक है, अब आपको ये बताना था इस क्वेश्चन में कि कौन से सेल्स हैं जिसके अंदर मियोसिस डिवीजन होती है। तो फर्स्ट मियोसिस हैपन इन द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो भी रिप्रोडक्शन करते हैं अपना सेक्सुअली मोड से, मतलब जो सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करेंगे उनके अंदर मियोसिस डिवीजन होगी ही होगी। थिंक ऑफ इट एज अ प्रोसेस दैट इंश्योर जेनेटिक डाइवर्सिटी वाइल रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर बाय द हाफ। आप इसको उस तरीके से भी सोचते हैं कि हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ जाती है सेक्सुअल में। ए सेक्सुअल में उतना नहीं होता क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन होता है वो अपने पेरेंट का, तो उसमें इतना जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है। तो आप ये मान के चलिए जिसमें भी जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात होगी या फिर जहाँ भी क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा वहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगी। या डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा वहाँ पे मियोसिस डिवीजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया है इन विच स्टेज द क्रोमोसोम्स कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड। तो आपको बताना है कि क्रोमोसोम्स कौन से फेज में ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो मेटाफेज स्टेज द क्रोमोसोम्स आर लाइंड बाय नियरली एट द सेल इक्वेटर मेकिंग दैम सुपर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जो आपका मेटाफेज होता है, मतलब मेटाफेज के अंदर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो लाइंड अप हो जाते हैं इक्वेटर की तरफ और बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको ईजिली मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स दिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता क्या है। we get 4 genetically diverse haploid cell
These cells are essential because they fuse during the fertilization to create new organisms. तो क्या है जो आपका मियोसिस है, मियोसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता है 4 टाइप के जेनेटिकल डाइवर्स हिप्लॉइड सेल मिलते हैं हमको, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही 4 हिप्लॉइड सेल्स फर्टिलाइजेशन करेंगे और यही एक नए ऑर्गेनिजम्स को भी बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका बायवेलेंट इन मियोसिस 1। बायवेलेंट इन मियोसिस 1 से आपका क्या मतलब है, क्या समझते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। अ बायवेलेंट फॉर्म्स व्हेन homologous chromosomes pair up and exchange genetic material through a process called crossing over। जो बाइवेलेंट फॉर्म होती है आपकी, उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल को एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। दिस एक्सचेंज बूस्ट जेनेटिक वेरिएशन, अ की फैक्टर इन इवोल्यूशन। ये जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है यही बूस्ट करता है आपके जेनेटिक वेरिएशन को अंदर, और यही आपके इवोल्यूशन में भी हेल्प करती है। तो यही पूरे को हम बोलते हैं बायवेलेंट इन मियोसिस 1। नेक्स्ट है आपका व्हेन एंड हाउ डू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। कब और कैसे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो आपको वो बताना है होमोलोगस क्रोमोसोम्स कब और कैसे सेपरेट होते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज 1 of meiosis, these paired chromosomes are pulled apart to the opposite end of the cell। जब एनाफेज 1 meiosis के अंदर होता है तो जो आपके क्रोमोसोम्स, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपार्ट पुल करते हैं एक दूसरे को और अपोजिट एंड की साइड हो जाते हैं सेल के। दिस सेपरेशन इज क्रूशियल बिकॉज इट इंश्योर दैट ईच गैमीट रिसीव जस्ट वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। क्या है ये एनाफेज 1 मियोसिस के अंदर जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे को अपार्ट पुल करते हैं, अपोजिट पुल करते हैं और सेल के एंड तक पहुंचते हैं। और जो ये पहुंचते हैं तो ये सेपरेशन हो रहा है दोनों का, इसी सेपरेशन के वजह से ये इंश्योर करते हैं कि हर एक पेयर से हर एक क्रोमोसोम्स दोनों को मिल सके, रिसीव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है डिफाइन न्यूप्लॉइडी। न्यूप्लॉइडी क्या होती है आपको वो डिफाइन करना है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड ट्यूनर सिंड्रोम। न्यूप्लॉइडी क्या है सबसे पहले आपको ये बताना है, और फिर आपको बताना है कि जो डाउन सिंड्रोम हो रहा है या ट्यूनर सिंड्रोम हो रहा है उन दोनों सिंड्रोम्स के कॉजेज क्या हैं, क्या कारण है इनका होने का, ठीक है। सबसे पहले बताएंगे आप न्यूप्लॉइडी क्या है। न्यूप्लॉइडी इज अ जेनेटिक कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल हैज एन abnormal नंबर ऑफ क्रोमोसोम। न्यूप्लॉइडी एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जो एक इंडिविजुअल है उसके पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो अबनॉर्मल तरीके से होता है, मतलब प्रॉपर वे में नहीं होता जितना होना चाहिए, उसकी काउंटिंग अलग होती है। इंस्टेड ऑफ द टिपिकल 46 क्रोमोसोम न्यूप्लॉइडी रिजल्ट इन आइदर एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम्स। हमारे अगर इंडिविजुअल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, बट न्यूप्लॉइडी के अंदर क्रोमोसोम एक बढ़ भी सकता है या मिसिंग भी हो सकता है, उसी जेनेटिक कंडीशन को हम न्यूप्लॉइडी बोलते हैं। दिस कैन लीड टू वेरियस डेवलपमेंट एंड हेल्थ इशू। ये जब क्रोमोसोम नंबर बदल जाता है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो यही आपके डिफरेंट टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर को भी पनपता है, मतलब डिफरेंट टाइप के हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कंडीशन caused by the न्यूप्लॉइडी इज डाउन सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21। अगर हम न्यूप्लॉइडी का एक बेस्ट एग्जांपल देखें कि भाई जिसमें आपका क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका डाउन सिंड्रोम, जिसको हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। इन दिस केस इंडिविजुअल हैव 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2। जो आपका ट्राइसोमी 21 है जिसको हम डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है जो आपकी 3 कॉपी, जो 2 कॉपी 21 क्रोमोसोम्स की बननी थी वो 3 बन जाती हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल आ गया आपका, जिसकी वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। दिस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इम्पैक्ट फिजिकल ग्रोथ, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। जो आपका ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक मटेरियल आ गया, आपका जेनेटिक मटेरियल आ गया, इसकी वजह से जो फिजिकल ग्रोथ है ह्यूमन बीइंग की या किसी की भी कह लो आप, तो फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा होती है और फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ज़्यादा दिखते हैं और कॉग्निटिव एबिलिटी भी ज़्यादा शो करती है।
द प्राइमरी कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इज नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग सेल डिविजन विच अकर व्हेन द क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट प्रॉपरली। ये जो डाउन सिंड्रोम हो रहा है ये प्राइमरली एक नॉन डिसजंक्शन की वजह से हो रहा है, जिसके अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो जो प्रॉपर वे में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं वो नहीं हो पाते और ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। दिस कैन हैपन इन आइदर द एग और स्पर्म एंड इट ऑफन लिंक्ड टू एडवांस मैटरनल एज। क्या है ये? एग या स्पर्म दोनों के साथ हो सकता है, दोनों में किसी के पास भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर जा सकता है, और या फिर मैटरनल एज में भी एडवांस कर सकता है। ठीक है, तो ये डाउन सिंड्रोम था। नेक्स्ट है आपका ट्यूनर सिंड्रोम। अनदर एग्जाम्पल ऑफ न्यूप्लॉइडी इज टर्नर सिंड्रोम which affect female and is characterized by the absence of one X chromosome resulting in the total 45 chromosome instead of 46। आपको जो लास्ट आपने सिंड्रोम पढ़ा ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम, उसमें क्या था, आपका एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा था, 46 से बढ़ गया था क्रोमोसोम। बट जो आपका ट्यूनर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इसमें मेनली इफेक्ट होती है फीमेल्स। जो आपका एक एक्स क्रोमोसोम्स डबल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है फीमेल के अंदर, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, जिसमें आपका जो 46 क्रोमोसोम होने चाहिए वो अब 45 ही बचते हैं। तो ये 45 क्रोमोसोम जो बचते हैं, इसी के वजह से टर्नर सिंड्रोम होता है। दिस कैन लीड टू अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग शॉर्ट स्टेचर, डिलेड प्यूबर्टी एंड इनफर्टिलिटी। क्या है इसके वजह से? क्या होता है, प्यूबर्टी भी डिले करती है और कभी कभी ह्यूमन बीइंग के अंदर इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम टिपिकली arised from error during the formation of reproductive cell or early fetal development। क्या है ट्यूनर सिंड्रोम? डिफरेंट टाइप की कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, जिसमें क्या होगा, अगर रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ है या फेटल डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो गई है तो भी टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट टर्नर सिंड्रोम इज नॉट इनहेरिटेड बट अकर रेंडमली। आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये इनहेरिटेड नहीं होता, बट रेंडमली किसी को भी हो सकता है, किसी के भी क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। चैप्टर नंबर 10, व्हाट आर द इवेंट्स इन्वॉल्व इन द एस फेज ऑफ इंटरफेस। जो आपने अभी सेल डिवीजन पढ़ा उसी को ये थोड़ा इलेबोरेट करता है ये चैप्टर। तो आपको इसमें यही बताना है, पहला क्वेश्चन आपके है जिसमें आपको ये बताना है कि आपके कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि एस फेज, जो इंटरफेस का एस फेज होता है, वो कौन कौन से इवेंट इन्वॉल्व करता है। तो आप ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। अगर माइटोसिस आपका अलग से आया तो आप उसको ईजिली बता पाएंगे। एस फेज और सिंथेसिस फेज इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ इंटरफेस इन द सेल डिवीजन। आपको पता ही है जो आपका एस फेज है, जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, वो क्रूशियल पार्ट है आपका इंटरफेस का सेल साइकिल के अंदर। दिस इज वेयर डीएनए रेप्लिकेशन हैपन। आपको पता ही है सेल सिंथेसिस फेज के अंदर ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और स्मॉलर पार्ट के अंदर। फर्स्ट, ड्यूरिंग द एस फेज ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एस फेज के अंदर जो हर एक क्रोमोसोम होता है वो डुप्लीकेट होता रहता है। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी क्रोमोसोम्स देयर आर न्यू कॉपी क्रिएटेड रिजल्टिंग इन 2 सिस्टर क्रोमेटिड। डुप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया कि हर एक क्रोमोसोम अपना एक नया कॉपी को क्रिएट करेगा, नई कॉपी को बनाएगा और 2 सिस्टर क्रोमेटिड को रिजल्ट देगा। मतलब एक क्रोमोसोम तो उसका पहले से था ही, एक और वो बना लेगा। ठीक है, और 2 सिस्टर क्रोमेटिड उसकी रेडी हो जाएंगी। दीज क्रोमेटिड आर हेल्ड टुगेदर एट अ रीजन कॉल्ड सेंट्रोमर। क्या है ये क्रोमेटिड आपके एक सेंट्रल रीजन में पहुंचती हैं, जिसको आप सेंट्रोमर भी बोलते हैं। नेक्स्ट द प्रोसेस बिगिन विद अनवाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है जहाँ पे आपका जो डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर है वहाँ पे अनवाइंडिंग होती है। एंजाइम्स कॉल्ड हेलिकेज प्ले अ की रोल हेयर बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेस पेयर
ओपनिंग अप द डीएनए स्टैंड लाइक जिपर। इसके अंदर क्या होता है, जब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का बेस पेयर होता है वो ओपन होता है और डीएनए के स्टैंड को जिपर की तरह खोलता है। वंस द स्टैंड्स आर सेपरेटेड अनदर एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज कम्स इनटू प्लेस। क्या है, जब आपका स्टैंड सेपरेट हो जाता है, जो डीएनए स्टैंड है वो सेपरेट हो गया, तो आपका जो दूसरा एंजाइम है जिसको आप डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं वो यहाँ पे काम में आता है। इट एड्स complementary nucleotides to each original strand, effectively create two identical copies of DNA molecules। इसमें जो क्या हो रहा है, जब आपका ये डीएनए पॉलीमरेज आया एंजाइम, इसमें क्या किया उसने, जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बने हैं आपके, हर एक को ओरिजिनल स्टैंड है उसके पास, उसको इफेक्टिवली दो आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। This is crucial because it ensures that each new cell will have an extra copy of genetic material। ये जो प्रोसेस है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि हर एक नया जो सेल बन रहा है उसके पास एक्स्ट्रा कॉपी जेनेटिक मटेरियल की होनी ही चाहिए। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉपिंग डीएनए। बट ये सिर्फ डीएनए को कॉपी करने की बात नहीं है। The cell also has to ensure that everything is accurate। जबकि सेल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंश्योर करे कि उसके पास सब कुछ एक्यूरेट वे में प्रेजेंट है। दैट्स वेयर द प्रूफ रीडिंग कम्स इन। यहाँ पे फिर प्रूफ रीडिंग्स आती है। प्रूफ रीडिंग्स का मतलब क्या है, डीएनए पॉलीमरेज चेक फॉर मिस्टेक्स एंड करेक्ट एनी एरर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन विच इज़ वाइटल फॉर मेंटेनिंग जेनेटिक इंटीग्रिटी। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं इतने सारे सिंड्रोम वो ऐसे ही नहीं हो जाते। सेल का भी काम है कि वो चेक करे कि उसके पास क्रोमोसोम्स नंबर या फिर जो भी उसको मिलना है वो एक्यूरेट वे में है या नहीं है, और डीएनए का भी काम है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज चेक करता है कि उसके पास कोई ऐसी मिस्टेक या इनकरेक्ट नंबर ऑफ एरर तो नहीं हुआ है डुप्लीकेशन के अंदर। और फिर ये जेनेटिक मटेरियल की इंट्रिकेटी को भी चेक करते हैं। Finally, by the end of the S phase, each chromosomes now consist of two sister chromatids ready for the distribution during the cell division in the mitosis। क्या है, फाइनल फेज जो आपका इस फेज है इसका, उसमें क्या होता है, जो नए क्रोमोसोम्स कंसिस्ट हुए हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाती हैं और वो रेडी होती हैं अपने नए सेल साइकिल के अंदर पहुंचने के लिए, जो कि आपका मियोसिस या एम फेज स्टार्ट होगा उसके अंदर। ठीक है। What is the cyclin CDKS kinase? Write a brief note on the relation of the cyclin with CDKS। क्या है, आपको बताना है सबसे पहले तो कि जो आपका साइक्लिन CDKS काइनेज है वो है क्या, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसी के ऊपर जो आपका रिलेशन क्या है साइक्लिन का CDKS काइनेज के साथ, वो आपको उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं इसका। साइक्लिन are a family of proteins that play a crucial role in controlling the progression of cell through the cell cycle। साइक्लिन है, साइक्लिन एक आपका प्रोटीन की फैमिली के अंदर आता है जो कि आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो अपनी सेल को कंट्रोल कर सके और उसका प्रोग्रेशन को देख सके सेल साइकिल के दौरान। दे एक्ट लाइक रेगुलेटरी पार्टनर दैट एक्टिवेट CDKs which are enzyme responsible for phosphorylating टारगेट प्रोटीन्स टू ड्राइव द सेल साइकिल फॉरवर्ड। क्या है, जो आपका साइक्लिन है वो एक टाइप का प्रोटीन की फैमिली के अंदर आता है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो कंट्रोल कर सके सेल साइकिल को और प्रोग्रेशन देख सके सेल साइकिल का। और साथ ही साथ जो आपका रेगुलेटरी पार्टनर है आपका CDKS एक टाइप का आपका एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फोराइलेटिंग टारगेट प्रोटीन के लिए, और ये सेल साइकिल को आगे ड्राइव करता है, मतलब सेल साइकिल को आगे प्रोसीड करता है। ठीक है। नाउ अबाउट CDKs है क्या, वो देखते हैं अब। दीज काइनेजेस आर ओनली एक्टिव व्हेन बाउंड टू देयर साइक्लिन पार्टनर्स। जो ये CDKs हैं वो काइनेसेस हैं जो सिर्फ एक्टिव होते हैं और बाउंड करते हैं अपने साइक्लिन पार्टनर्स के साथ। दिस बाइंडिंग इज एसेंशियल बिकॉज इट ट्रिगर्स a conformational change in the CDKs, allowing it to phosphorylate specific substrate
ये बाइंडिंग जो है वो एसेंशियल है क्योंकि ये ट्रिगर करती है और कन्फॉर्मेशनल चेंज लाती है सीडीके के अंदर और अलाउ करती है कि जो फॉस्फोराइलेट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है उसमें सेल साइकिल बढ़ सके। दिस फॉस्फोराइलेशन इज व्हाट ultimately pushes the cell through various phases of the cell cycle such as G1S और G2 in metaphases। जो आपका ये फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ये अल्टीमेटली पुश करता है पूरे सेल को कि जो इसके डिफरेंट टाइप के फेजेस स्टार्ट होने वाले हैं सेल साइकिल के G1S या G2 या M फेज वो प्रॉपर वे में हो सकें और वो चालू करो। The relationship between the cyclin and CDKs is a like लॉक एंड की। जो आपका रिलेशनशिप है साइक्लिन और सीडी के बीच में वो बिल्कुल ताले और चाबी की तरह है। साइक्लिन फ्लक्चुएट इन कंसंट्रेशन थ्रू द सेल साइकिल raising and falling at specific time to ensure proper timing for the cell division। जो आपका साइक्लिन है वो फ्लक्चुएट करता है कि कंसंट्रेशन जो भी आपकी बढ़ेगी कम होगी उसी के साथ आपकी स्पेसिफिक टाइमिंग जो भी सेल डिवीजन की है वो भी अफेक्ट होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल द साइक्लिन डी लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग द G1 फेज टू एक्टिवेट CDK4 एंड CDK6 लीडिंग टू द सेल टुवर्ड्स DNA सिंथेसिस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें हम साइक्लिन डी का अगर लेवल इंक्रीज हो रहा है सेल साइकिल के दौरान G1 फेज के दौरान तो वो एक्टिवेट करेगा CDK4 और CDK6 को और यही सेल साइकिल को टुवर्ड्स सिंथेसिस फेज की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डज द सेल P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन रेगुलेट द सेल साइकिल। जो आपका ये P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो कैसे सेल साइकिल को रेगुलेट करता है ये आपको बताना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना आप। आंसर देखते हैं। द P53 जीन इज ऑफन कॉल्ड guardian of the genome. It plays a crucial role in the regulating the cell cycle and preventing cancer। क्या है जो आपका P53 जीन है उसको हम गार्जियन ऑफ जीनोम भी बोलते हैं। ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल साइकिल के अंदर और कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, कैंसर से भी बचाता है। फर्स्ट P53 इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। सबसे पहले अगर ये कैंसर को प्रिवेंट कर रहा है तो इस जीन को हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन भी बोलेंगे। दिस मीन्स इट हेल्प्स कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। इसका मतलब क्या, ट्यूमर सप्रेसर जीन का मतलब ये है कि ये हेल्प कर रहा है सेल डिवीजन के अंदर, सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का भी और उसके सेल ग्रोथ को भी कंट्रोल करने का भी काम यही कर रहा है। व्हेन DNA डैमेज अकर लाइक फ्रॉम रेडिएशन और टॉक्सिन्स P53 इज एक्टिवेटेड। अगर DNA का डैमेज होता है किसी भी रेडिएशन या टॉक्सिन्स के थ्रू तो वहाँ पे आपका जो P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। दिस इट्स प्राइमरी जॉब, बट इसकी प्राइमरी जॉब क्या है एक्टिवेट होने के बाद, टू हेल्प द सेल साइकिल स्पेसिफिकली एट द G1 चेक पॉइंट। दिस गिव्स द सेल टाइम एंड रिपेयर एनी डैमेज बिफोर मूविंग टू द DNA रेप्लिकेशन। इसकी मेन काम क्या होता है एक्टिवेट होने के बाद कि ये जो आपकी सेल साइकिल का पहला ही फेज है G1 चेक पॉइंट, वहीं पे ये सेल साइकिल को रोक दे, हेल्प कर दे और उस टाइम पे उसको टाइम मिलता है कि जो भी सेल के अंदर डैमेज हुआ है उसको रिपेयर कर सके और आगे सेल साइकिल आपकी ना बढ़े, मतलब DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट ना हो जाए। जो भी रिपेयर मतलब जो भी इसमें डैमेज आया है उसको रिपेयर इस टाइम में कर लिया जाए, ये इसका काम है। फर्स्ट, इफ द डैमेज इज रिपेयरेबल P53 एक्टिवेट अ सीरीज ऑफ जीन दैट हेल्प फिक्स इट। अगर जो भी डैमेज जीन के अंदर या सेल के अंदर हुआ है अगर वो रिपेयरेबल हो सकता है तो ये जो आपका P53 है वो एक्टिवेट करता है सीरीज ऑफ जीन्स को जो कि इसको हेल्प करने के लिए, मतलब फिक्स करने के लिए हेल्प करती हैं। बट इफ द डैमेज इज टू सीवियर P53 कैन ट्रिगर प्रोग्राम सेल डेथ और एप्टोसिस। अगर जो भी डैमेज हुआ है सेल के अंदर वो इतना ही सीवियर है कि भाई उसको ठीक नहीं किया जा सकता तो P53 क्या करता है, ये ट्रिगर करता है कि वो जो सेल खराब हुआ है, डैमेज हुआ है, वो मर ही जाए। नहीं ठीक हो सकता तो मर जा, उसको बिगाड़ के हमारी सेल साइकिल खराब ना कर, ऐसे काम ये करता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, दिस इज अ वाइटल बिकॉज इट प्रिवेंट डैमेज सेल फ्रॉम रेप्लिकेटिंग एंड पोटेंशियली फॉर्मिंग ट्यूमर। तो ये देखो इतना अच्छा काम कर रहा है कि अगर
रिपेयर हो सकती है कोई चीज़ तो रिपेयर करने में हेल्प कर रहा है, अगर रिपेयर नहीं हो सकती तो डायरेक्ट उसको ख़त्म कर देता है कि तू आगे जाके हमारी बॉडी के लिए या हमारे आगे कुछ भी हो सके में ट्यूमर वैसा कुछ क्रिएट ना कर दे, उसको वहीं मार देता है। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये डैमेज को रोकता है और डैमेज सेल को रेप्लिकेट होने से भी रोकता है, ठीक है। और इसीलिए ये हमारे ट्यूमर्स को भी बढ़ने से बचा लेता है। नाउ व्हाट हैपन व्हेन P53 ट्यूमर म्यूटेटेड। बट अगर ये जो P53 ट्यूमर है, सॉरी ट्यूमर नहीं है, P53 म्यूटेट हो जाए तो होगा क्या? In about 50% of human cancers, P53 is altered or lost. Without its regulatory power, cell can divide uncontrollably, leading to the tumor formation. That's why P53 is a crucial in cancer prevention. क्या है, अगर P53 म्यूटेटेड हो जाए तो वो आपको बताना था। तो इसमें क्या है, जितने भी आप 50% ह्यूमन बींग्स को देखेंगे जिनको कैंसर है, उसके अंदर P53 जीन सप्रेशन होता ही नहीं है, या फिर अल्टर्ड होता है, वो खुद ख़राब होता है, या फिर वो होता ही नहीं है, जिनके वजह से उन लोगों का कैंसर प्रिवेंशन नहीं हो पाता। अगर P53 रेगुलेट नहीं कर पाएगा, उसके अंदर पावर नहीं होगी, तो जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोलबली होगा ही, चाहे वो अच्छा सेल हो, चाहे डैमेज्ड हो, या फिर कैसा भी हो, उसका डिवीजन होगा, जिसके वजह से उसमें सेल जो कैंसर प्रिवेंशन है वो नहीं हो पाएगा, जिसके अंदर भी P53 जीन नहीं है, ठीक है। एडिशनली P53 इन्फ्लुएंस अनदर पाथवेज। अगर एडिशनली हम और बात करें इसके बारे में, तो जो आपका P53 है वो डिफरेंट टाइप के पाथवेज को भी इन्फ्लुएंस करता है। इट कैन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, सेंसेस एंड इवन द इम्यून रिस्पॉन्सेज। ये मेटाबॉलिज्म्स को भी और इम्यून रिस्पॉन्सेज को भी रेगुलेट करता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टॉपिंग द सेल साइकिल, इट्स अबाउट मेंटेनिंग द ओवरऑल सेलुलर हेल्थ। तो अगर इसके बारे में हम देखें तो सिर्फ ये सेल साइकिल को ही नहीं रोकता, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें देख रहा है कि ओवरऑल सेलुलर हेल्थ हमारी ओके है या नहीं है, तभी आगे सेल साइकिल को बढ़ने देगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि भाई हाँ, ये P53 किस तरीके से कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करता है, तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 11, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप सपोर्ट करती रहिएगा। तो मैक्सिमम 2 वीडियोज़ और लगेंगी और ये हम पूरी बुक कंप्लीट कर देंगे, फिर हम चैप्टर नहीं MZ000 स्टार्ट करेंगे हमारी, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाती रहूँगी। डेली ही एक वीडियो लाने का मेरा टारगेट है अभी तो, बट आपका सपोर्ट ज़रूरी है उसके लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।